दोस्तों, मैं अंकुश आप सबका सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास पॉलिटी की क्लास होगी, जो पहली क्लास है यूट्यूब पर जो पढ़ेगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। कल हमने इस क्लास में ऑफलाइन माध्यम में डिस्कस किया था कि हमारे देश में किस प्रकार से व्यापारिक कंपनियों का आवागमन हुआ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले टॉपिक को रिवीजन करेंगे और नए टॉपिक को ऐड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे देश में व्यापारिक कंपनियों का आवागमन हुआ कैसे, इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? 1498 में कौन आता है? पुर्तगाल आते हैं। 1498 में कौन आ जाता है? पुर्तगाल आ जाते हैं। कौन आता है भाई? पुर्तगाल आते हैं। कौन आता है? पुर्तगाल आते हैं। फिर 1498 के बाद 1602 ईस्वी में, कब? 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में कौन आ जाता है? डच आ जाते हैं। कौन आ जाता है? डच आ जाते हैं। फिर 1602 के बाद 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में कौन आ जाता है? अंग्रेज आ जाते हैं। कौन आ जाता है? अंग्रेज आ जाते हैं। कौन आ जाता है भाई? अंग्रेज आ जाते हैं। फिर 1608 में अंग्रेज आने के बाद कौन आता है? 1616 में, 1616 में कौन आ जाता है? डेनिस आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डेनिस आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डेनिस आ जाते हैं। फिर 1664 में कौन आ जाता है? फ्रांस के लोग आ जाते हैं। कहाँ के? फ्रांस के लोग आ जाते हैं। कहाँ के? फ्रांस के लोग आ जाते हैं। ये सब हम बातें कल डिस्कशन कर चुके हैं, पर रिवीजन करेंगे और इसके बाद नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। किस प्रकार से व्यापारिक कंपनियां आई? तो सबसे पहला कौन आया? 1498 में पुर्तगाल। कौन आए? पुर्तगाल। पुर्तगालों की तरफ से कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। कहाँ पहुंचा था? कालीकट घाट पर। कहाँ पहुंचा था? कालीकट घाट पर। हमारे साथ बोलो, कालीकट घाट पर। कालीकट घाट पर कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। अच्छा, कालीकट घाट पड़ता कहाँ है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल का राजा उस समय कौन था? जमोरिन। कौन था? तेज बोलो। जमोरिन था। ठीक, जमोरिन क्या करता है? वास्को डिगामा का भव्य स्वागत करता है, बहुत भयंकर स्वागत करता है। और हमारी परंपरा भी है, अतिथि देवो भव। परंपराएं हैं भाई, हमारी अपनी परंपराएं हैं, अतिथि को देव से कम नहीं समझते हैं। तो भाई उसका स्वागत करता है और उसे क्या प्रभावित करते हैं? मसाले, भारतीय मसाले जो होते हैं वास्को डिगामा को क्या कर जाते हैं? प्रभावित करते हैं। भारतीय मसालों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? काली मिर्च। कौन प्रभावित करता है? काली मिर्च। और वो काली मिर्च और मसालों को लेकर फिर से वापस लौट जाता है यूरोप की तरफ, और वहां वो क्या करता है? व्यापार करता जाकर। और कितने गुना मुनाफा कमाता है? 60 गुना। और इसके साथ जब वो 60 गुना मुनाफा कमा लेता, कौन? वास्को डिगामा, तो वहां हाहाकार मच जाता है, भैया चलो पूर्व की तरफ चलो, वहां से व्यापार करेंगे, बहुत फायदा होगा। और इसी के चक्कर में क्या हो जाता है? यूरोपियन कंट्री का भारत में आवागमन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और उसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल आ गए, फिर कौन आ गया? डच आ गए 1602 में। 1602 में कौन आ गया? डच, यानी कि हाईलैंड या नीदरलैंड के। फिर 1608 में कौन आ गया? अंग्रेज आ गए। फिर 1616 में कौन आ गया? डेनिस, यानी कि डेनमार्क के लोग आ गए। फिर 1664 में कौन आ गया? फ्रांस के लोग। कल याद भी करवाए थे, देखो 1498 तो याद ही हो जाता है, पहली डेट है, याद हो जाएगी। फिर दूसरी कैसे याद करवाए थे? 1602। दो लोग क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो 1602 में कौन आ जाएगा? डच आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? डच आएंगे। दो लोग क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो 1602 में कौन आ जाएगा? डच से टच आ जाएंगे। और टच यानी कि हाईलैंड या नीदरलैंड के। इसी प्रकार देखो 1608 भी याद कर लो। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो ठाट बाट थे उनके, ठाट बाट थे या नहीं थे? तो ऐसे कर लो, अंग्रेजों के ठाट बाट 8 थे। क्या थे? ठाट बाट 8 थे। तो कब आएंगे? 1608 में। अंग्रेजों के क्या थे? ठाट बाट 8 थे। भारत में क्या थे? उनके ठाट बाट थे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे थे, राज कर रहे थे। तो 1608 में कौन आ जाएगा? अंग्रेज। ठाट बाट 8, यानी कि 1608 में कौन आ गया? अंग्रेज आ गए। फिर हम क्या बोले थे? 16 साल के दो लड़के, 16-16 साल के दो लड़के क्या खेल रहे हैं? टेनिस। तो टेनिस को बदल कर क्या याद कर लोगे? डेनिस। तो 1616 में कौन आ गया? डेनिस। डेनिस यानी कि डेनमार्क। डेनिस यानी कि, पीछे आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? डेनिस यानी कि डेनमार्क। फिर हम क्या कहते हैं? 16-16, 16 चक्कू 64। तो 16-16 के कितने लोगों को फंसाए हो? 4 लोगों को क्या कर रखे हो? फंसा रखे हो। तो 16 चक्कू 64। तो 1664 में कौन आ गया? फ्रांस आ गए। याद हो गए? पक्का याद हो गए? पहला 1498,
फिर दो लड़के क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे, तो टच यानी कि डच, समझ में आ गया। फिर ठाट बाट आठ यानी कि अंग्रेज कब आएंगे, 1608 में। फिर उसके बाद 16-16 साल के दो लड़के क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, तो टेनिस से डेनिस हो जाएंगे। फिर 16-16 साल के कितने लोगों को फंसा रखे हो, 4 लोगों को, तो 16 चक्कू 64, तो 16 चक्कू 64 और फ्रांस। इतनी बात समझ में आ गई थी, बताओ भाई, समझ में आ गई थी, लिख गया था। आगे बढ़ें। अब देखो समझो, जो हमारे देश में यूरोपियन कंट्री का व्यापार हुआ, देखो लिखने पर फोकस बहुत ज़्यादा मत करना, जब मैं बता दूं तब लिख लेना, ठीक। अभी जब समझा रहे हैं तो समझ लो, ठीक। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बस समझने फोकस करो। लिख तो अपने आप लोगे, ठीक। कक्षा 1-2 के तो लड़के हो नहीं, ठीक, अब तो बड़े हो गए, लिख लोगे, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो समझो भाई, जो हमारे यहाँ यूरोपियन कंट्री के लोग आए व्यापार करने की दृष्टिकोण से, वो व्यापार किए, कुछ दिन रहे, चले गए वापस। बहुत ज़्यादा उनका भारत में रुचि नहीं थी, बस व्यापारिक तक ही सीमित रहे। पर इन सब में एक ऐसी भी कंट्री थी, ब्रिटेन। कौन सी कंट्री, ब्रिटेन। जहाँ के लोग आए अंग्रेज, जहाँ के लोग अंग्रेज आए, उन्होंने भारत में व्यापार करना स्टार्ट किया। व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारत की राजनीति में भी क्या करने लगे, रुचि लेने लगे। क्या करने लगे, रुचि लेने लगे। और भारत में प्रभुत्व करने की सोच ली उन्होंने। प्रभुत्व यानी कि अपना शासन बनाना। प्रभुत्व का मतलब होता है अपने अलावा दूसरे को चलने ना देना, ठीक। जैसे यहाँ इस क्लास में हम ही कह दें हमारा प्रभुत्व है, ठीक। अब किसी को कुछ ना करने दें, सब हम ही करें, हमारे अनुसार चलता रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रभुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभुत्व हो जाएगा। तो अंग्रेज जब भारत आए थे किस कार्य के लिए, व्यापार करने के लिए। किस कार्य के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए। पर उनकी भारत में काहे के लिए रुचि बढ़ गई, राजनीति में रुचि आ गई, और उन्होंने भारत पर क्या अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, प्रभुत्व जमाना। और धीरे 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 राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली, और भारत को क्या कर दिया, गुलाम बना दिया। क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अंग्रेजों का आगमन ही पढ़ेंगे, अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे, ठीक। समझ में आ गई। यहां तक किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो, बताओ। आ गया, बढ़े आगे, पक्का, ठीक। देखो आगे क्या हुआ। अब अंग्रेज भारत में आए थे कब, 1608 में। तो हम देखो अंग्रेजों को देखते हैं। राइटिंग समझ में आ रही है आज, देखो भाई समझने की कोशिश करो। अंग्रेज कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में, बहुत ध्यान से बात सुनना। ब्रिटेन में कब, 1600 ईस्वी में। कब भाई, 1600 ईस्वी में। कब, 1600 ईस्वी में। क्या होता है, कोई बता सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। स्थापना कौन करता है, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कौन करता है, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। समझ में आ गई बात। ब्रिटेन में क्या हो जाता है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन करता है, एलिजाबेथ प्रथम। कहाँ की महारानी थी, ब्रिटेन की। तो ये एलिजाबेथ प्रथम क्या कर देती हैं, इसकी स्थापना कर देती हैं। क्या नाम था भैया, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। अब अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो एक चार्टर पारित किया था। उस चार्टर का नाम क्या था, शाही चार्टर। चार्टर का नाम क्या था भाई, शाही चार्टर। क्या नाम था, शाही चार्टर। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो भाई, समझ में आ गई। क्या नाम था, शाही चार्टर। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था भैया, पीछे बताओ क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापना की, 1600 ईस्वी में, ठीक। इस कंपनी की स्थापना करने के लिए उन्होंने एक चार्टर लाया, ठीक। उस चार्टर का नाम क्या था, शाही चार्टर। चार्टर का मतलब होता है नियम कानून, नियम कानून का एक संग्रह बना लेना, ठीक। शाही चार्टर लाया और शाही चार्टर के द्वारा क्या कर दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। कल हम डेट भी बताए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 में। कब हुई थी, 1600 में। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर के अंतर्गत एक अधिकार मिला था, व्यापारिक एकाधिकार। क्या मिला था, व्यापारिक एकाधिकार। किसको मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस चार्टर के द्वारा मिला था, शाही चार्टर के द्वारा। किस चार्टर के द्वारा मिला था,
शाही चार्टर के द्वारा क्या मिला था? व्यापारिक एकाधिकार। किसके साथ? पूर्व के देशों के साथ। किसके साथ? पूर्व के देशों के साथ। तो भैया व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाएगा? व्यापारिक एकाधिकार। राइटिंग ठीक बन रही थोड़ा बहुत, ठीक। तो व्यापारिक एकाधिकार किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। किसके साथ व्यापार करने के साथ? पूर्व के देशों के साथ। पूर्व के देशों के साथ। पूर्व के देशों के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, आ गई? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? 1600 ईस्वी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? एलिजाबेथ प्रथम द्वारा होती है। किस एक्ट चार्टर द्वारा होती है? शाही चार्टर द्वारा होती है। शाही चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा अधिकार होता है? व्यापारिक एकाधिकार होता है। क्या होता है? व्यापारिक एकाधिकार होता है। किस देशों के साथ होता है? पूर्व के देशों के साथ। एकाधिकार के बारे में कल हम बताए थे। एकाधिकार क्या होता है? जब तुमको सिर्फ अधिकार दे दिया जाए, दूसरों को अधिकार ना दिया जाए। जैसे कि समझो, जैसे मान लो जी आपके घर में एक पापा हैं, पापा का नाम है पी, नाम है पापा का नाम क्या है? पी। अब पी के 4 संतानें हैं। पी के कितनी संतानें हैं? 4 संतानें हैं। भैया कितनी संतानें हैं? 4। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है और एक का नाम डी है। भाई बहुत ध्यान से समझना एकाधिकार होता क्या है। समझो एकाधिकार किसे कहते हैं। मान लो एक पापा हैं जिनका नाम क्या है? पी। उनके संतानें कितनी हैं? 4। कितनी संतानें हैं? 4। ए बी सी डी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब पापा के जेब में रुपए रखे हैं। पापा के जेब में क्या रखे हैं? रुपए रखे। अब इन्होंने कहा ना तो ए को अधिकार है, ना तो बी को अधिकार है, ना तो सी को अधिकार है। जो हमारी छोटी वाली बिटिया है डी, उसको ही अधिकार है सिर्फ रुपए निकालने को। तो पापा के जेब से एकाधिकार किसको मिला? डी को। तो एकाधिकार किसके पास है? किसके पास है? डी के पास। इसी प्रकार एकाधिकार मिल गया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। काहे के लिए? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई व्यापार कर सकता था, क्योंकि एकाधिकार प्राप्त था। अब भैया जब हमको डी को एकाधिकार मिल गया तो ए बी सी चाहें तो रुपए निकाल सकते हैं। निकाल कर तो देखें, लठिया दिया जाएंगे, लतियाए जाएंगे मार पकड़। क्योंकि पापा ने क्या कह रखा है? कहा है कि सिर्फ और सिर्फ डी को एकाधिकार है कि हमारे जेब से रुपए निकाले, ए बी सी वाले देखते रह जाएंगे। समझ में आ गई बातें? तो इसी प्रकार शाही एक्ट आया। शाही एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिया गया पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी बात ना समझ में आ गई, भैया बताओ समझ में आ गई? पक्का? आगे बढ़े। देखो भाई आगे क्या होता है। इतना सब हो जाने के बाद, बहुत ध्यान से समझना पूरी बात। इतना सब हो जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, किसकी कंपनी की तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1608 ईस्वी में, कब भैया? 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम क्या था? कैपिटल हॉकिंग। क्या नाम था? कैपिटल हॉकिंग्स या कैपिटल हॉकिंग। ठीक, 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत आता है जिसका नाम क्या था? कैपिटल हॉकिंग्स। हॉकिंग्स। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, इतनी बात। देखो समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आता है? कैपिटल हॉकिंग्स। कब आता है? 1608 ईस्वी में। अब देखो भैया ये 1608 ईस्वी में भारत पहुंचता है, इसका मतलब ये थोड़ो कि 1608 में चला होगा। ये ब्रिटेन से चलता है 1605 ईस्वी में। कब चलता है? 1605 ईस्वी में। अब ये जब चल रहा होता है तो ब्रिटेन में उस समय राजा होता है जिसका नाम क्या होता है? राजा का नाम क्या होता है? जेम्स प्रथम। क्या नाम होता है भाई? जेम्स प्रथम। क्या नाम होता है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम इसको बुलाए, कहा कैप्टन पता लगा रहा है तुम भारत जा रहे हो। कहा हाँ मालिक भारत जा रहे हैं। कहा ऐसा करो यार हमारा एक पत्र लिए जाओ। कहा ठीक है दे दो, हम तो जा ही रहे हैं, पत्र लिए जाएंगे। कहा पत्र किसके नाम का है? अकबर के नाम का। किसके नाम का? अकबर। क्योंकि उस समय भारत में कौन राजा था? 1605 में कौन था? अकबर था। तो जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा, किसके नाम पर? अकबर के नाम पर, और कैपिटल हॉकिंग को दे दिया। क्या दे दिया? पत्र दे दिया, और कहा जाना तो ये पत्र अकबर को दे देना और अकबर तुमको कुछ ना कुछ सुविधाएं दे देगा। पर हुआ क्या? कैपिटल हॉकिंग ब्रिटेन से चलता है और ब्रिटेन से चलने के बाद ये पहुंचता है 1608 ईस्वी में। कब पहुंचता है?
1608 ईस्वी में। तब तक क्या होता है, अकबर निपट चुके होते हैं। अकबर क्या हो चुके होते हैं, निपट चुके होते हैं, अकबर गए। ठीक, अब अकबर के बाद दूसरा राजा कौन बनता है, अकबर के बाद राजा कौन बनता है भाई, जहांगीर बनता है। कौन बनता है, जहांगीर बनता है। ये 1605 ईस्वी में क्या हो चुके होते हैं, निपट चुके होते हैं। ठीक, अब जेम्स प्रथम ने तो कहा था भाई कि पत्र किसको देना है, अकबर को। यहाँ आए तो अकबर निकल चुके, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। समझ में आ गई बातें। तो भाई जो पत्र अकबर के नाम से ब्रिटेन में चला था वो किसको मिलेगा, जहांगीर को। ऐसा तो है नहीं कैपिटल हाकिंग शमशान में जाएगा, तुम जागो हम तुम्हारे लिए पत्र लेकर आए हैं, मर कैसे सकते हो तुम, ऐसा तो कहेगा नहीं, कहेगा। तो वो पत्र किसको मिल जाएगा, जहांगीर को। जहांगीर कैपिटल हाकिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, ये सब हम कल बता भी चुके हैं। जहांगीर प्रभावित हो जाता है, इसको क्या करता है, फिरंगी खा या अंग्रेज खा की क्या देता है, उपाधि देता है, और कुछ व्यापारिक सुविधाएं देता है, पर स्थायी व्यापारिक सुविधाएं नहीं देता है, अस्थायी देता है। कहता देखो भाई व्यापार कर लो, पर कंपनी वंपनी नहीं लगवाने देंगे हम। ठीक, व्यापार करो, कमाओ, खाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहा था ठीक है मालिक, जितना दिए उतना ठीक है। ठीक, इतने में खुश हो जाता है। पर अभी कहानी बंद नहीं हुई थी ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन से की तरफ से लोग भेजे जा रहे थे। ठीक, तो पहला व्यक्ति कौन भेज दिया गया, कैपिटल हाकिंग। किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने पत्र लिखकर भेजा। पत्र किसके नाम था, मिला किसको था, क्योंकि 1605 में अकबर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जहांगीर उसका शासक बनता है। ठीक, मुगल दरबार का शासक बनता है, तो जहांगीर को पत्र मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार बोलो हाँ आ गई, पक्का। ठीक, देखो भाई अब समझो कहानी क्या होती है। अब कहानी क्या होती है, ब्रिटेन वाले रुकेंगे नहीं, ब्रिटेन वाले अभी लोगों को भेजते रहेंगे, क्योंकि उनको तो व्यापार करना है ना, व्यापार करना है। तो भाई करते क्या है ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे हैं, आर राइटिंग ठीक बन नहीं है। ठीक, ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे हैं, देखो 1608 ईस्वी में किसको भेज रहे हैं, कैपिटल हॉकिंग्स को। किसको भेज रहे हैं, हॉकिंग्स को। समझ में आ गया। उसके बाद 1612 ईस्वी में एक व्यक्ति और आता है, जिसका नाम क्या होता है, पाल कैनिंग। क्या नाम होता है, पाल कैनिंग। कहाँ से आता है, ब्रिटेन से आता है। क्या नाम होता है भाई, पाल कैनिंग। क्या नाम होता है, पाल कैनिंग। इतनी बात समझ में आ गई, पाल कैनिंग। अच्छा, पाल कैनिंग भारत आया जरूर था, पर भारत में इसने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। कर इसलिए नहीं पाया था क्योंकि भारत में मुगल सत्ता थी, मुगल सत्ता की भाषा कौन थी, फारसी, और उसे ससुरा को फारसी आती नहीं थी। पाल कैनिंग को फारसी वारसी नहीं आती थी। अब ये सबकी तरफ देख रहा है, क्या बतिया रहे हैं। तब जब भाषा ही नहीं आती है तो तुम अपनी बात रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो आता है, मौजियाता है, थोड़े दिन रुकता है, फिर चला जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, विशेष कोई अधिकार नहीं ले पाता है। पर इसके बाद एक व्यक्ति और ब्रिटेन से आता है। वो कब आता है, 1615 में। कब आता है भाई, 1615 में। उसका नाम क्या है, टॉमस रो। क्या नाम है, टॉमस रो। क्या नाम है उसका, टॉमस रो। क्या नाम है, टॉमस रो। ठीक, समझ में आ गई बातें। क्या नाम है उसका, टॉमस रो। तो ब्रिटेन से कितने लोग आए, 3 लोग आए। पहला कैपिटल हॉकिंग्स, दूसरा पाल कैनिंग, तीसरा टॉमस रो। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि जहांगीर ने फिरंगी खान की उपाधि किसे दी, कैपिटल हॉकिंग्स को। अंग्रेज खां की उपाधि किसने दी, उसी को दी। एक ही बात है। ठीक, बदल सकता है, भाषा बदल देगा। ठीक, उसके बाद पाल कैनिंग को ज़्यादा विशेष कर नहीं पाता है। अच्छा, टॉमस रो जब आता है, ये बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, ये इरा गैरा नहीं है भाई, पाल कैनिंग की तरह। इसको फारसी बहुत अच्छी आती है, फारसी में बतिया भी लेता है। अब ये जब आता है तो ये सोचता है, देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, तभी संवैधानिक विकास समझ में आएगा। ठीक, टॉमस रो जब भारत आता है तो उस समय भारत में एक रानी थी, जहांगीर की ही रानी। उनका नाम क्या था, नूरजहां। क्या नाम था, नूरजहां। अब ये दिमाग लगा ले जाता है, ये कहता है जहांगीर से कुछ मांगे, इससे अच्छा है उनकी पत्नियों से मांग लेते हैं। ठीक, और ये नूरजहां के लिए बहुत भयंकर उपहार लेकर आता है। नूरजहां के अलावा आसफ खां एक व्यक्ति होता है। क्या नाम होता है, आसफ खां। उसके लिए भी एक उपहार लेकर आता है। उसके अलावा कौन होता है, खुर्रम खां। कौन होता है, खुर्रम खां। उसके लिए भी उपहार लेकर आता है। देखो भाई समझने की कोशिश करो, राजनीति है क्या, यहीं पर सीखो। ये व्यक्ति चाहता तो जहांगीर के लिए उपहार ला सकता था, पर इसको पता था कि ये मुगल दरबार के जो राजा हैं रानियों के अंतर्गत चल रहे हैं, रानियों के इशारे में चल रहे हैं। तो इसने उपहार किसके लिए लेकर आया,
नूरजहां। नूरजहां पत्नी किसकी थी? जहांगीर के लिए। अब ये उपहार लेकर आता है आसफ खां, खुर्रम खां इत्यादि के लिए। अब भाई जब ये उपहार लेकर आता है तब रानी से कहता है, मैडम ऐसा है थोड़ा काम करवा दो हमारा, उपहार भले एक और ले लेना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमको उपहार दो, बताओ जो काम बताओ करवा देते हैं। कहा राजा साहब से कह के थोड़ा व्यापार व्यापार करने की अनुमति दिलवा दो। कहा ठीक है हो जाएगा, तुम एक उपहार भिजवा देना। ठीक। और इन्होंने क्या किया, व्यापारिक अनुमति दिलाने में उसकी क्या कर दी, सहायता कर दी। और इसी प्रकार अंग्रेज क्या करने लगे, भारत में स्थायी कारखाने बनाने लगे। सूरत में कारखाना बनाया, मछलीपट्टनम, कलकत्ता इत्यादि जगहों पर क्या बनाने लगे, कारखाना बनाने लगे। कारखाना बनाने के साथ साथ इन्होंने सैनिक टुकड़ियाँ रखने लगे। क्या करने लगे, सैनिक टुकड़ियाँ। इतनी बात समझ में आ रही? पक्का? क्या रखने लगे, सैनिक टुकड़ियाँ। और धीरे धीरे चलकर इन्होंने क्या कर लिया, भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना जलवा कायम कर लिया। ठीक, समझ में आ गया? इस प्रकार अंग्रेजों से हम क्या हो गए, गुलाम हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समझ में आ गया इतना? ठीक, आगे देखो भाई अब क्या होता है। अब हुआ क्या, जब ये लोग भारत में अपने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से शासन स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ सैनिक टुकड़ियाँ भी रखने लगते हैं और धीरे 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 भारत की राजनीति में अपना जलवा कायम कर लेते हैं। तब इनको नियम कानून की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो नियम कानून बनाने के लिए इन्होंने पहला कदम उठाया 1773 में। कब उठाया? 1773 में। और इन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। कब बनाया भाई? 1773 में क्या बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट यानी कि अधिनियम। भाई समझ में आ गया? इन्होंने पहला अधिनियम बनाया 1773 में। उसका नाम क्या रखा? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम रखा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की जगह पर रेगुलेटिंग अधिनियम भी मिल जाएगा, घबराना मत। ये सोचना, ये मत कहना कि मास्टरवा ने तो हमको एक्ट पढ़ाया था, यहाँ अधिनियम आ गया है। ठीक, हमको ढूंढ लो भैया, गुरु नानक झेल ला, पकड़ कर पीट दो। ठीक, ऐसा नहीं, एक्ट का मतलब ही अधिनियम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? और इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत ध्यान से समझना, इस रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले इन्होंने संवैधानिक चर्चा की और कंपनी को कुछ संवैधानिक नियम कानून मिले। कहाँ से? ब्रिटेन से मिले। और उसके द्वारा भारत में इन्होंने शासन स्थापित करने की नीति नियम कानून बनाए। आ गई बात समझ में? तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पहला 1773 में। अब देखो हुआ क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अंग्रेजों ने एक प्रावधान किया। कहा देखो हर 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद हम नियम कानून बनाएंगे। कितने साल बाद भैया बनाएंगे? 20 साल बाद बनाएंगे। कितने साल बाद बनाएंगे? 20 साल बाद बनाएंगे। तो अगला कब नियम आएगा? कब आएगा? 1793 में। ठीक, 1793 में आएगा। पहले समझ लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम लिखवाएंगे। ठीक, 1793 में आएगा। ठीक, उसके बाद कब आएगा? 1813 में। भैया देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कितने वर्ष में नियम का, लिखो ना, अभी लिखो ना। ठीक, लिखना है ही नहीं अभी। ठीक, मैं बताऊंगा तब लिखना। ठीक, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसमें पहला लिखित संविधान कंपनी को मिला और उसने भारत पर शासन किया। ठीक, उसके बाद उसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक 20 वर्ष पर, कितने 20 वर्ष पर नियम कानून हम बनाएंगे। किसके लिए? भारत के लिए। ठीक, और प्रत्येक 20 पर बनाएंगे तो अगला नियम कानून कब बनना चाहिए था? 1700, सही जोड़े? ठीक, उसके बाद अगला कब बनेगा? 1813। फिर अगला कब बनेगा? 1833। सही है? ठीक, फिर 1853। अपने आप निकल आए सब सन, निकल आए। तो भैया ये नियम बनना चाहिए था, बनना चाहिए था या नहीं चाहिए था? पर गड़बड़ हो गया। अभी कहानी ऐसे नहीं समाप्त होगी। ठीक, अगर सब कुछ सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ने क्या है? ठीक, गड़बड़ भी तो पढ़ोगे। देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 20 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? 20 वर्ष पर हम नियम कानून नए बनाएंगे, उसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन करेंगे। तो भैया पहला 1773 में बनना था, तो इसके हिसाब से 1793 में दूसरा बनना था, फिर 1813 में बनना चाहिए था, 1833 में, 1853 में बनना चाहिए था। पर हुआ क्या, कहानी बदल गई। कहानी कैसे बदली? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया। क्या आ गया? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया। घूस लेने लगे। ठीक,
उत्पीड़नाएं करने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐशो आराम के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत काम भी होने लगे कंपनी के अंतर्गत। अब भैया ये बताओ, जैसे हम घर में कोई नियम कानून बनाएं, ठीक, बहुत ध्यान से समझो, घर में कोई नियम कानून बनाएं और बोल दें कि अब नियम कानून बनाए हैं, अब हम 5 साल बाद बनाएंगे नियम कानून, और बीच में उस नियम कानून का उल्लंघन हो जाए, तो बीच में कोई नियम कानून बनाओगे? बनाओगे भाई? क्योंकि तुमने बोला तो जरूर था कि 5 साल बाद बनाएंगे, पर बीच में गड़बड़ होने लगा तो बीच में नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो भाई क्या हुआ, 1793 के पहले ही 1793 के पहले ही एक अधिनियम पारित करना पड़ गया अंग्रेजों को, और उस अधिनियम का नाम क्या रखा गया, 1784 का पीटर्स चार्टर एक्ट। क्या नाम रखा गया? पीटर्स चार्टर या इंडिया एक्ट। क्या रखा गया? इंडिया एक्ट। ये बात समझ में आ गई। और अब भाई जब 1784 में बन गया तो इसका कोई काम है? अब नहीं है। तो पहला कब बन गया? 1773 में। फिर दूसरा कब बन गया? 1784 में। फिर तीसरा कब बन गया? फिर चौथा कब बन गया? फिर पांचवा कब बन गया? यही इतना गड़बड़ हो गया। वैसे सिस्टमेटिक तरीके से हम याद कर सकते थे या नहीं कर सकते? अब इस वाले का कोनो काम ही नहीं, ये तो हम सिर्फ याद करवाने के लिए लिख दिए थे। समझ में आ गया? वैसे आप लोग सोचते ये कहाँ से आ गया बीच में, ठीक, जब हम 20 साल की बात करें तो 20 साल के पहले कैसे आ गया, कहते ना? तो समझ में आ गई बातें। तो पहला नियम 1700, पहला नियम जिसका नाम क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट को ही अधिनियम बोल देते हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। हमारे साथ बोलो, 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। इतनी बात समझ में आ गया? उसके बाद 1713 का चार्टर एक्ट। 1713 का चार्टर एक्ट। 1713 का चार्टर एक्ट। फिर 1813 का चार्टर एक्ट। फिर 1833 का चार्टर एक्ट। फिर 1853 का चार्टर एक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अभी लिखो ना, ठीक, लिखो ना, ठीक। पहले पूरी क्लास समझ लो, ठीक। लिखने के लिए हम बताएंगे, ठीक, कैसे लिखना। हो सकता तो हम नोट्स ही दे देंगे तो लिखने की झाइन खत्म हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो भाई, ये कितने नियम कानून बन गए हैं, गिनो। 1 2 3 4 5। इसके अलावा बीच बीच में 1-2 नियम कानून और बने, पर पॉलिटी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मोस्ट है नहीं, तो उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर भाई इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, तो नाम याद करने की कोशिश करो हमारे साथ में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का, 1784 का, तेज बोलो, पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का, अच्छा 1784 में क्यों हो गया? आना तो 1793 में था। कंपनी का भ्रष्टाचार, कंपनी का भ्रष्टाचार। फिर 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का चार्टर एक्ट। बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये नियम कानून बन गए। अब देखो भाई समझो, ये जब चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट बन रहे थे तो इसमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें क्या था भाई? भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी। ये कहाँ से बनकर आते थे? डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर। किसके कहने पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर ब्रिटेन से बनकर आते थे। ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन की संसद से बनकर आते थे। बढ़े आगे? चलो ठीक। हाँ, तो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा दिक्कत हो गई, फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहला कौन आ गया बताओ भाई? 1773 का क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1773 के बाद 1784 का पीटर्स चार्टर एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1813 का, 1813 का क्या?
चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। फिर कब हो जाएगा, 1853 का चार्टर एक्ट। अब भाई यहीं पर बात थी, ठीक। अब बस इतना समझना है, ये जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट और नियम कानून आ रहे हैं कहाँ से बनकर आ रहे हैं, किसके कहने पर आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। भारतीयों का कोई रोल है इसमें, नहीं है। भारतीय मतलब कुछ नहीं, जीरो। ना उनसे कोई पूछ रहा है कि भैया कौन सा नियम कानून बना दें तुम्हारे लिए, ना उनकी कोई राय ले रहा है। बस ब्रिटेन से नियम कानून आए बनकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आए और ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों पर लाद दिए। अब उसको सहन करो जो कुछ भी हो, ठीक। तो इनमें भारतीयों का कोई भूमिका है नहीं है। तो कहाँ से बनकर आ रहे हैं भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं, ब्रिटेन की संसद से आ रहे हैं, ब्रिटेन की संसद से आ रहे हैं। और किसके पास आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी किन पर लागू कर रही है, भारतीयों पर। यानी कि भारतीयों की यहाँ तक कोई भूमिका नहीं है। आ गई बात समझ में, पक्का, ठीक। अब देखो हुआ क्या, इसके बाद होता क्या है। 1853 के बाद अगला रेगुलेटिंग एक्ट अगर आना होता या चार्टर एक्ट आना होता तो कब आता, बताओ बताओ भाई, 1873 में। और 1873 में अगला चार्टर एक्ट आता, उससे पहले हमारे यहाँ एक क्रांति हो गई जिसका नाम है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बहुत ध्यान से पूरी बात समझ लेना भाई। 1873 में नया चार्टर आता, उससे पहले हुआ क्या, हमारे यहाँ यानी कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया। कब हो गया, 1857 में। और संग्राम हुआ नहीं, बहुत भयंकर तरीके से हुआ, ठीक। कुछ ही कमियां रही, वरना 1857 में ही स्वतंत्रता मिल जाती है हम लोगों को। जब ये क्रांति आ गई, प्रथम गदर विद्रोह हो गया, तो कंपनी पूर्णतः कमजोर हो गई, ठीक। कंपनी डर गई भारतीयों से, लगा कि भारतीय भी कुछ होते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, 1857 के गदर विद्रोह के बाद होता यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ये जो शासन करने की विधि या शासन करने की नीति थी वो किसके हाथ में सीधे चली जाती है, ब्रिटेन के हाथ में। देखो 1857 की क्रांति के पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बस खाली नियम कानून बनाकर दे देते थे। पर 1857 में क्रांति हुई और क्रांति होने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी का जलवा खत्म, बर्बाद गई, ठीक। और ये जब जलवा इसका खराब गया तो डायरेक्ट शासन किसने अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटेन की संसद ने ले लिया। किसने ले लिया, ब्रिटेन की संसद ने। और अब नियम कानून जो बनाएगा ब्रिटेन की संसद बनाएगा, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कौनो भूमिका नहीं होगी, किसी प्रकार की भूमिका होगी नहीं होगी। अब इसके बाद जो नियम कानून बनेंगे वो भारतीयों को ध्यान में रखकर बनेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले यानी कि 1773, 1784, 1813, 1833, 1853, इसमें जितने भी नियम कानून बने इसमें भारतीयों की कौनो भूमिका थी, कौनो भूमिका थी। हम लोग कह सकते थे नहीं हमको बोलने दो भाई, मारते थपड़िया देते, कहते पहली बात तो ये है कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सुनो तुम। कौनो भूमिका थी। अगर हम कहते बाबू हमको खाना चाहिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी तो मिलेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं था। जो नियम कानून बन रहे थे उसी को हम अप्लाई कर रहे थे, ना विरोध कर पा रहे थे, ना उसके विरोध में कुछ कह पा रहे थे। पर 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव खत्म। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव खत्म हो गया तब ब्रिटेन की संसद ने भारतीय शासन की नीति अपने हाथ में ले ली। बिल्कुल, इसके पहले किसके हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और कहा भारतीयों, बहुत प्यार से कहा, भारतीयों परेशान ना हो, हम नियम कानून बनाएंगे पर तुमसे पूछ पूछ कर बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना भैया। ब्रिटेन की संसद ने क्या कहा देखो भारतीयों परेशान ना हो, विद्रोह करने की जरूरत नहीं है भाई। उन्होंने क्या कहा, विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, हम नियम कानून बनाएंगे, तुमसे पूछ पूछ कर बना लेंगे, उसमें क्या हो गया। अब आप लोग सोचो कि अंग्रेज हमसे पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। पर उन्होंने खाली आश्वासन दिया जिसमें हम लोग विद्रोह ना करें, हम लोग स्वतंत्रता की मांग ना करें। और इसके बाद ब्रिटेन के संसद द्वारा हमारे भारतीय अधिनियम बने। क्या बने, भारतीय अधिनियम बने। वो भारतीय अधिनियम कौन कौन से हैं एक बार लिख लेते हैं, फिर एक एक अधिनियम, एक एक रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। अब देखो चाहो तो ये लिख लो,
चाहो तो लिख लो, लिखो जल्दी लिखो भाई। समझ में आ रहा है? पक्का पूरी कहानी समझ में आ गई? कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो बताओ भाई। इधर आ गया? ठीक, खाना वाना नहीं खाकर आते हो का? हाँ, अरे भाई बोला करो तेज। अगर जवानी में भी नहीं बोल पाओगे फिर बोलोगे क्यों? ठीक, समझ में आ गया? जब क्लास से उधर से आवाज़ आती है तो हमको भी एक ऊर्जा मिलती है, हमारी भी आवाज़ तेज हो जाती है। अब उधर से बोल रहे हो हमको नहीं आता है तो यहाँ से भी डिमोटिवेट हो जाओ। ठीक भाई, लिखो इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं। ठीक, ये बताओ समझ में आ गया भैया? पीछे समझ में आ गया? आपको आ गया सब? ठीक, पीछे आ गया? इधर समझ में आ रहा है? ठीक, लिखो भाई, छापो। इतने जोर बोला, जब हम पूछा करें कि समझ में आया या नहीं आया तो इतने तेज बोला करो अगर समझ में आया कि आवाज़ पाकिस्तान तक सुनाई दे। ठीक, तब तो लगे कि यहाँ क्लास चल रही है। ठीक, छापो छापो, जल्दी छापो भाई, फिर आगे बताएं। समझ में आ रहा है? ठीक, छाप लो। थोड़ा राइटिंग आज सही हुई है, बहुत सही हो जाएगी, बहुत कम समय लगेगा और राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, मजा आ रहा पढ़कर? अरे पॉलिटी बिल्कुल, वो अभी लिखना नहीं, वो हम लिखवाएंगे, इतना लिख लो सिर्फ। ठीक, पूरी कहानी लिखवा देंगे। ठीक, हो गया? चलो भाई आगे देखो क्या होता है। देखो आगे होता क्या है। देखो भाई, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति या गदर विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भारत की राजनीतिक या सत्ता पर सीधे किसका हाथ हो जाता है? ब्रिटेन की संसद का। किसका? ब्रिटेन की संसद का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कौनो रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो भैया होता क्या, ये पॉइंट लिख लो। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट, साथ में लिखते चलना, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब भारत का शासन सीधे किसके हाथों में चला जाता है? सीधे ब्रिटिश संसद। अब देखो भाई एक बात देख लो, हम यहाँ पर लिखे हैं ब्रिटिश संसद, बहुत सी किताबें ऐसी हैं जहाँ पर यहाँ पर ब्रिटिश संसद ना लिखकर ब्रिटिश ताज लिख देते हैं। ठीक, वो यही मतलब है। ठीक, बहुत सी जैसे दृष्टि की किताब पढ़ोगे तो उसमें ताज लिखा है। ठीक, और किताबें पढ़ोगे तो उसमें ब्रिटिश संसद लिखा है, तो यहाँ पर हम ताज लिख दे रहे हैं। ठीक, ताज। ठीक, समझ में आ गया? अब सीधे ब्रिटिश के संसद या ताज के हाथों में था, के हाथों में था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, पक्का? अब देखो आ रहा समझ में? ठीक, चलो भाई देखो आगे क्या हुआ। हाँ, इस समय विलियम पीटर्स, ठीक, विलियम पीटर्स। आ गई बात समझ में? ठीक, और कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, पीटर्स उन्होंने एक्ट भी लाया था। ठीक, अब देखो समझो उसके बाद क्या कहानी है। सीधे ब्रिटेन के हाथ में चली गई। अब जो नियम कानून बनेंगे वो भारतीयों को ध्यान में रखकर बनेंगे, और नियम कानून बनेंगे वो कौन कौन से नियम कानून बनेंगे एक बार लिख लेते हैं, फिर एक एक नियम कानून पढ़ते चलेंगे। ठीक, देखो भाई सबसे पहला बनेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। पहला कौन बनेगा? 1858
58 का भारत शासन अधिनियम क्या बनेगा? 1857 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, पहला नियम कानून ये बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? पहला कौन हो गया? 1857 में क्रांति हुई, 1858 में भारत शासन अधिनियम। यह किसके द्वारा बनाया जा रहा था? ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन की संसद द्वारा। उसके बाद दूसरा कब बनेगा? 1861 में। 1861 में इसका भारत शासन अधिनियम नहीं था, इसका नाम था भारत परिषद अधिनियम। क्या नाम था? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ये नियम कानून कब बनने हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि गदर विद्रोह हो जाने के बाद। ठीक, फिर दूसरा कब बनता है? 1892 में। इसका नाम भी क्या होता है? भारत परिषद अधिनियम। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद कब बनता है? 1909 में। इसका नाम क्या होता है? माले मिंटो सुधार। क्या नाम होता है? माले मिंटो सुधार। क्या नाम होता है? माले मिंटो सुधार, सुधार या अधिनियम, दोनों नाम मिलते हैं, या अधिनियम। बात समझ में आ रही है? इसके बाद दूसरा कौन बनता है? 1919 में। इसका नाम क्या होता है? मार्टेंगेयू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्टेंगेयू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद लास्ट एक बनता है 1935 में। घबराने की बात नहीं, याद करवा देंगे। ठीक, परेशान मत होना, इतना लिख दिए हम कैसे याद होगा। ठीक, कौन बनता है? 1935 में। इसका नाम होता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? भैया आ रहा पीछे समझ में? पक्का? ठीक, देखो 1857 के बाद जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे थे उसमें कौन कौन थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट था। फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट था। फिर 1853 का चार्टर एक्ट था। अब अगर गदर विद्रोह ना होता तो 1873 में एक और चार्टर आता, पर हो गया क्या? गदर विद्रोह और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव खत्म हो गया। तब ब्रिटेन की संसद ने नियम कानून भारत के लिए बनाए। उसमें पहला कानून कब बना? 1858 में। इसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम। क्या नाम है? भारत शासन अधिनियम। फिर 1861 में बना भारत परिषद अधिनियम। देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? भारत शासन अधिनियम, और यहाँ पर क्या है? भारत परिषद अधिनियम। ठीक, फिर 1892 में भी भारत परिषद अधिनियम। फिर कब बना? 1909 में माले मिंटो सुधार या अधिनियम। फिर 1919 में मार्टेंगेयू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो भाई, इसके पहले जो नियम कानून बन रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर ब्रिटेन की संसद बनाती थी, उसमें भारतीयों का कौनो लेना देना नहीं था। ठीक, पर इसके बाद जो भी कानून बने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भारतीयों की थोड़ी बहुत सहभागिता रहती थी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रोल रहा था, लेकिन कुछ हद तक भारतीयों की बातें मानी जाती थी। तो इसमें भारतीयों का कुछ ना कुछ रोल रहता था, और इसे भारतीय कुछ मतलब अपनी बातें रखते थे, उसे ब्रिटेन के द्वारा स्वीकार भी की जाती थी। हम लोग कुछ ना कुछ बातें अपनी रखवा लेते थे। समझ में आ गई बातें? अगर मान लो अभी ब्रिटेन वाले जिद कर देते, कहते नहीं हम जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बनाए हैं वैसे यही बनाएंगे, जाओ जो कुछ करना है कर लो जाकर, तो हम लोग विद्रोह रोकते? नहीं रोकते। रोकते? नहीं रोकते। ऐसी तैसी तुम्हारी कह देते ना, और स्वतंत्रता ले लेते। पर उन्होंने थोड़ा लालच दिया, कहा ठीक घबराओ ना यार, विद्रोह ना करो, लड़ाई काट ना करो। ठीक, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग कानून नियम कानून बना दे रहे हैं। पर सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें थी। ठीक, बात ध्यान रखना, किताबों में सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें थी कि इनमें भारतीयों की सुनी गई, सुनी उनी नहीं जाती थी। ठीक,
थोड़ा बहुत सुन लिया जाता था, तब हम लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह कर देते थे, बाकी सुनी उनी नहीं जाती थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब सब जो कुछ है अब तक उसे एक बार याद करने की कोशिश करो। देखो पहले रेगुलेटिंग एक्ट याद करेंगे तो पहला कब आया? 1773 में। दूसरा कब आया? 1784 में। तेज बोलो। 1784। फिर कब आया? 1813 में। फिर कब आया? 1833। फिर कब आया? फिर क्या हुआ? 1857 में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। क्या हुआ? विद्रोह हुआ। ठीक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, गदर विद्रोह हुआ भयंकर तरीके से, मार पकड़ के जहां अंग्रेज मिल जाए थपड़िया दिए जाते थे। ठीक, कहा बेवकूफ़ समझ रखे हो का? मन कहे जो नियम बना दोगे भाई, ऐसे कैसे होने देंगे? हमारा देश है ना, समझ गए हम लोग कि हम लोग गुलाम हैं, तो नियम कानून नहीं बनाने दे रहे थे, बहुत मारे पीटे उनको हम। ठीक, समझ में आ गया। फिर इतना सब हो जाने के भाई डेट याद कर लेना, डेट ही मोस्ट है, बाकी मैं याद ही करवा दूंगा। ठीक, इसीलिए हमने इसके बाद देखो 1773 के बाद 1793 इसीलिए लिखे थे जिसमें याद हो जाए, पर 1773 के बाद 1784, 1813, 1833, 1853, फिर 1857 में गदर विद्रोह, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव खत्म, बाय बाय। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद अधिनियम बने 1858। पहला कब बना? 1800। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाए यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव समाप्त होने के बाद पहला भारतीय अधिनियम कब पारित हुआ? 1800। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले कि ईस्ट इंडिया प्रभाव के समाप्त होने का कारण क्या है? 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति। समझ में आ गया। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, यहीं से बनाकर दे देगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उस प्रकार से करना है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद 1858, फिर 1861, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1900, फिर 1935। इतना याद करना है बस, संवैधानिक विकास कंप्लीट। ठीक, अब देखो इतने सब नियम कानून बनने के बाद कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश वगैरह पर संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा की बैठकें होनी और उसमें संविधान बन जाता है। वो संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, 2 दिन लगेंगे। ठीक, 2 क्लासें लगेंगी, संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम संविधान पढ़ेंगे। ठीक, और पहले से अगर हम संविधान पढ़े लगने, मान लो संविधान बनाते ही ना, ये सब करते ही ना, डायरेक्ट संविधान पढ़ने लगते तो समझ में आता नहीं आता, तो 2 क्लासें और लगेगी बहुत ज़्यादा, संविधान बन जाएगा और संविधान बनकर आप लोगों को मिल जाएगा संविधान, फिर हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग सिर्फ पढ़ते चलना। ठीक, एक एक अनुच्छेद, एक एक अनुसूचियाँ, बहुत सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इतना छाप लो। छप गया? जिनका ना छपाओ छाप लो। छपा है? ठीक भाई, देखो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक, चलो ठीक, देखो भाई अब हम शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। काहे से शुरुआत करेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट से। देखो भाई बड़े ठीक, देखिए अब हम संविधान विकास की प्रक्रिया में पहला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या था? 1773 का क्या नाम था भैया? 1773 का रेगु देखो भाई समझो, अब ध्यान से समझना है, लिखना बाद में, पहले समझ लो। 1773 में अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिशा निर्देश देने के लिए एक एक्ट आया, उसको बोला गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कई काम किए गए। ठीक, कई काम कौन कौन से किए गए? देखो पहला काम जो किया गया, पहला काम क्या किया गया? जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे, उन्होंने व्यापारिक गतिविधियां स्थापित कर ली थी, तो उन्होंने व्यापारिक 3 केंद्र बनाए थे। कितने केंद्र बनाए थे? 3 केंद्र बनाए थे। उन केंद्र को वो क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी बोलते थे। ठीक, कितने केंद्र बनाए थे? 3 बनाए थे। ये भारत मान लो है हल्का। ठीक, ये क्या है?
भारत है। समझने की कोशिश करना, जब भारत हमारे यहाँ आए तो उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया और व्यापार के लिए उन्होंने व्यापारिक 3 केंद्र बनाए। व्यापारिक कितने केंद्र बनाए? 3 केंद्र बनाए। उनको केंद्र ना बोलकर क्या बोले? प्रेसिडेंसी। ठीक, क्या बोले? प्रेसिडेंट। पहली कहाँ बनाई? बम्बई में। पहली कहाँ बनाई? बम्बई में। पहली कहाँ बनाई? बम्बई में, बम्बई प्रेसिडेंसी। दूसरी कहाँ बनाई? मद्रास। दूसरी कहाँ बनाई? मद्रास प्रेसिडेंसी। राइटिंग थोड़ा ठीक बन नहीं? ठीक, पहली कहाँ बनाई? बम्बई। पहली कहाँ? बम्बई प्रेसिडेंसी। दूसरी कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी। तीसरी प्रेसिडेंसी उन्होंने कहाँ बनाई थी? कलकत्ता में। कहाँ बनाई थी? कलकत्ता में। कहाँ बनाई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन सी बनाई? तीसरी प्रेसिडेंसी। देखो भाई समझो, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया तो उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाए। उन्होंने व्यापारिक केंद्र, अब देखो अंग्रेज लैंग्वेज तो बदलेंगे ही भाई, भाषा बदलना उनका काम है। अगर व्यापारिक केंद्र लिख देंगे तो इसमें तो भारतीयों कहेंगे अरे हमारा ही केंद्र है भैया, चलो हम भी व्यापार करते हैं, तो प्रभाव पड़ता है ना भाषा का एक। तो उन्होंने व्यापारिक केंद्र के जगह पर इसका दूसरा नाम क्या दे दिया? प्रेसिडेंसी दे दिया। और 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियाँ बना दी। व्यापारिक गतिविधियाँ यहीं से चल रही थी उनकी सब। यहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ भी होती थी, उनकी सेनाएँ भी होती थी, और 3 बनाई। पहला कौन? बम्बई। पहला कौन? दूसरा कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? फिर से बोलो, पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? कलकत्ता। अब देखो भाई, ऐसे बनाने के बाद उनका व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तब तक क्या आ गया? पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में। उस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया क्या कहा गया? कहा गया है प्रेसिडेंट्स, क्या कहा गया? इन लोगों से कहा गया, कहा गया देखो बम्बई और मद्रास दोनों लोग सुन लो, तुम लोग अपना जलवा अलग से नहीं कर सकते हो। तुम दोनों लोगों को, बम्बई और मद्रास दोनों लोगों को किसके अधीन चलना पड़ेगा? कोलकाता, यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन हो गई? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। बात समझ में आ गई? पक्का याद रहेगा? कितने व्यापारिक केंद्र थे? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1700, पहला कब? तेज बोलो। उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोनों प्रेसिडेंसी किसके अधीन हो गई? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। तो इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिख लेंगे? पहला पॉइंट हम इसमें क्या लिख लेंगे? बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई, के अधीन हो गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कल। थैंक यू, मज़ा आया क्लास में? ठीक, समझ में आ रहा था? ठीक, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पॉलिटी की सिस्टमेटिक तरीके से क्लासें मिलेंगी। आप अपने सफलता IQ चैनल पर, ठीक, सिस्टमेटिक तरीके से क्लासें मिलेंगी, क्रमबद्ध तरीके से। ये नहीं कि ये टॉपिक है फिर दूसरा कोई टॉपिक पढ़ जाए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आज से क्लासें सफलता IQ चैनल पर पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक, तो हो सकता तो वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक करना, बाकी देखना सब्सक्राइब वगैरह करना। थैंक यू। आए ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? है कोई? पूछो भाई, पूछो।